हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम सुपर मेश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नोडल एनालिसिस में सुपर नोड होता था जो दो नोड का समूह होता था और जिस पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते थे, ठीक वैसे ही मेश एनालिसिस में सुपर मेश होता है जो दो मेश का समूह होता है और इस प्रकार के बने सुपर मेश पर भी हम मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं सुपर मेश। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसका लिस्ट ये है। ये टॉपिक्स वीडियो में जिस टाइम पर शुरू होते हैं उस टाइम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। प्रत्येक टॉपिक के सामने एक टाइम लिखा होगा जो ब्लू कलर का होगा। उसको जब आप टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप उस टॉपिक को फिर से देख पाएंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि मेश एनालिसिस से ऐसे सर्किट को सॉल्व करना पड़े जिसमें केवल वोल्टेज सोर्स होता है, तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मेश एनालिसिस के स्टेप्स बताए गए थे, हम उसी से उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि सर्किट में करंट सोर्स हो, किसी भी पार्ट में एक करंट सोर्स हो, तो हमें मेश एनालिसिस अप्लाई करते समय कुछ स्टेप्स और लगाने पड़ते हैं। इस सेशन में हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेश एनालिसिस से ऐसे सर्किट जिसमें करंट सोर्स होता है को सॉल्व करते समय करंट सोर्स की पोजीशन के अनुसार उसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि वो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं और उस पर मेश एनालिसिस हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सर्किट में करंट सोर्स की पोजीशन के अनुसार निम्नलिखित दो केसेस हो सकते हैं। केस 1, करंट सोर्स सर्किट के किसी एक मेश में कनेक्टेड हो, और केस 2, करंट सोर्स सर्किट के किसी दो मेश के बीच कनेक्टेड हो। तो आगे इन दोनों केसेस को एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। उन दोनों एग्जांपल्स पर हम मेश एनालिसिस भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ऐसे केसेस के लिए मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई होता है। तो पहला देखते हैं केस 1, करंट सोर्स सर्किट के एक मेश में कनेक्टेड हो। यहाँ पर एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है जो ये वाला मेश है उसमें कनेक्टेड है। ये वाला करंट सोर्स यदि इस ब्रांच में, ये ब्रांच क्या है, ये वाला मेश है और ये वाला मेश है, इन दोनों के लिए ये वाला ब्रांच जो है कॉमन है। अगर ये करंट सोर्स यहाँ पर रहता तो ये केस 1 नहीं होता, ये केस 2 हो जाता। तो जो करंट सोर्स है वो केवल एक मेश में क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको केस 1 कहेंगे। अब केस 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। अब हम इसमें मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। इसका स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम पहले मेश को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर दो मेश है, एक मेश ये है, एक मेश ये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं मेश 1 और ये क्या हो गया, मेश 2। दूसरा काम क्या करना है, जो मेश है उसको मेश करंट की वैल्यू देनी है, I1 I2। अब क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर है, उसके क्रॉस वोल्टेज को मार्किंग करेंगे। तो मार्क कर देते हैं। तो जैसे कि ये वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, बाकी इसमें और इसमें ज़रूरत नहीं है। जो रजिस्टर रहता है, कैपेसिटर रहता है, इंडक्टर रहता है, उसी में हम वोल्टेज को मार्किंग करते हैं। तो 4 ओम रजिस्टर में देखते हैं, इसमें करंट है, लूप में कुछ इस प्रकार से I1 करंट फ्लो हो रही है। तो I1 करंट यहाँ से भी जा रही है, यहाँ पर से इंटर कर रही है, यहाँ पर से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार जो 3 ओम रजिस्टर है उसमें करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। क्यों ऐसा फ्लो हो रही है, क्योंकि जो I2 करंट है वो इस तरीके से इसमें फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर से इंटर कर रही है और यहाँ पर से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो 6 ओम का जो रजिस्टर है इसमें दो करंट फ्लो हो रहा है। कैसे, एक करंट ऐसे I1 इधर से और दूसरा करंट I2 इधर से। तो इसमें एक करंट I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से जा रहा है। तो अब हमें इसमें करंट की दिशा माननी पड़ेगी। हम मान लेते हैं करंट
इस दिशा में फ्लो हो रहा है। अब जो I1 है और I2 है उसको हम इस दिशा से क्या करेंगे, मैच करेंगे I1 और I2 को इसकी दिशा से। तो I1 की दिशा क्या है, इसकी दिशा के रिस्पेक्ट में इसी की दिशा में है, तो हम क्या करेंगे I1 को प्लस करके लिख देंगे। अब जो ये I2 है, I2 क्या है, इधर से ऐसे जा रही है तो इसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो हम इसको माइनस करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से I1 माइनस I2 और करंट इसमें इस डायरेक्शन में से फ्लो हो रही है, यहाँ से इंटर कर रही प्लस, यहाँ पर बाहर निकल रही माइनस। अब सभी में हम वोल्टेज की वैल्यू मान लेते हैं। 4 ओम में मान लेते हैं V1, 3 ओम में मान लेते हैं V2 और इसमें मान लेते हैं V3। तो ये हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं स्टेप 2। इसमें क्या करेंगे, KVL लगाएंगे प्लस ओम्स लॉ। जब हम मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो हमारा पर्पस ये रहता है कि जो I2 करंट है और I1 करंट है, जो मेश करंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कैसे इसको फाइंड करते हैं। मेश 1 पर KVL लगाने पर तो आप क्या करते हैं, मेश 1 में एक पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, इस दिशा में हम चलना शुरू करते हैं। हम 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वहाँ पर पहुँचे। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो माइनस से प्लस में जाएंगे, लास्ट में प्लस में पहुँच रहे हैं, इसका आंसर +10 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर प्लस से माइनस में जा रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस में पहुँच रहे हैं तो माइनस, कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं V1, तो V1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस में पहुँचे हैं और उसके बाद माइनस में पहुँचेंगे, तो लास्ट में माइनस में पहुँच रहे हैं तो माइनस लिख देते हैं। यहाँ पर कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, V3 वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो हम इस इक्वेशन को =0 कर देंगे। अब हमें मेश 2 पर जाना है। मेश 2 में खास बात यह है कि इसमें करंट सोर्स है। करंट सोर्स है तो अब I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसमें KVL लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, करंट सोर्स के बाजू में जो I2 की दिशा है, I2 की दिशा क्या है, I2 ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो इसमें क्या है, नीचे की ओर जा रही है, तो इसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी होगी, I2। अब जो I2 है और ये 5 एम्पियर का जो ये एरो है उसको मैच करते हैं। दोनों मैच हो रहा है क्या, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। इसको अच्छे से याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से, -5। तो ये जब भी करंट सोर्स किसी मेश में आएगा तो हमें इसी प्रकार से मार्किंग करनी है। हम एक केस 2 भी देखेंगे जिसमें जो करंट सोर्स है वो जो कॉमन ब्रांच है यहाँ पर, वहाँ पर होगा, वो केस 2 होगा। उसमें कैसे होता है, उसमें थोड़ा अलग होगा, उसको देखेंगे। लेकिन अभी क्या है, जो करंट सोर्स है वो केवल एक मेश में है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर, केवल V1 और V3 की वैल्यू ओम्स लॉ से फाइंड करनी है। तो ओम्स लॉ से अप्लाई कर देते हैं। ओम्स लॉ से V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर करंट कितना है, I1 यहाँ से ऐसे जा रही है और रेजिस्टेंस कितना है, 4। तो V = RI होता है, R की वैल्यू 4 है, तो V1 = हो जाएगा 4 और यहाँ से करंट कितना, I1, तो 4I1 हो जाएगा। V3 की वैल्यू देखते हैं। जो ये V3 है इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है, I1 - I2। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है, तो क्या हो जाएगा, V3 = RI। तो R की वैल्यू 6 और I की वैल्यू I1 - I2, तो V3 = क्या हो जाएगा, अब जो V1 और V3 की वैल्यूज़ मिली है उसको हम, जो इक्वेशन आया था यहाँ पर, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, उस पर रख देते हैं। V1 का मान रख दिए 4I1, V3 का मान रख दिए I2 और =0। ये हमारा क्या हो गया, मेश 1 के लिए मेश इक्वेशन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो I2 की वैल्यू -5 है उसको यहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस मेश का मेश करंट और इस मेश का मेश करंट हमें मिल गया। तो
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि केस 1 में जो एक मेश है जिसमें करंट सोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना काफ़ी आसान है। बस हमें क्या करना है, जो करंट सोर्स है उसकी दिशा और जो लूप करंट है उसकी दिशा को मैच करनी है और उसको इक्वल टू करके इस प्रकार से लिख देना है। तो मेश एनालिसिस अप्लाई करते समय यही ध्यान रखना है कि जिसमें करंट सोर्स रहेगा उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं केस 2। तो केस 2 में क्या होता है, जो करंट सोर्स है वो सर्किट के किसी दो मेश के बीच कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर देखते हैं मेश कौन कौन सा है। एक मेश ये है, एक मेश ये है। इसको मेश 1 मान देते हैं, इसको मेश 2 दे देते हैं। इसमें मेश 1 है और मेश 2 है। तो मेश 1 और मेश 2 के बीच में ये वाला ब्रांच क्या है, कॉमन है, और इसी कॉमन ब्रांच में क्या है, करंट सोर्स है। तो इस कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स है, इसी कारण से हम इसको क्या कह रहे हैं, केस 2 कह रहे हैं कि करंट सोर्स सर्किट के किसी दो मेश के बीच में कनेक्टेड हो। यदि ये वाला जो करंट सोर्स है वो यहाँ पर कनेक्टेड रहता तो ये केवल मेश 2 में हो गया, केस 1 हो जाता। यदि ये यहाँ पर कनेक्टेड रहता तो यह केवल मेश 1 में कनेक्टेड है तो यह क्या हो जाता, केस 1 हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये 6 एम्पीयर का जो करंट सोर्स है दोनों मेश के बीच जो कॉमन जो ब्रांच है उसके बीच में कनेक्टेड है, इस कारण से क्या है, केस 2 है। अब इसको हम सर्किट में कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, तो ये हमने करंट की डायरेक्शन मान ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के घूमने की दिशा में। इसमें लूप करंट की वैल्यू माननी है, जो मेश करंट है उसकी वैल्यू माननी है। तो मेश 1 के लिए I1 मान लिए, मेश 2 के लिए I2 करंट मान लिए। अब जो एलिमेंट्स है 6 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम का और 4 ओम का रजिस्टर है, उसमें हमें वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस अंकित करनी है। तो जो 6 ओम का रजिस्टर है वो मेश 1 में कनेक्टेड है और मेश 1 में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। 6 ओम में इधर से इधर, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। इसी प्रकार जो 10 ओम रजिस्टर है वो मेश 2 में कनेक्टेड है और मेश 2 में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और 10 ओम रजिस्टर से करंट यहाँ से यहाँ इस दिशा में ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जो 4 ओम रजिस्टर है वह भी मेश 2 में कनेक्टेड है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब जो 2 ओम रजिस्टर है वह मेश 2 और मेश 1 के बीच में जो कॉमन ब्रांच है उसके बीच कनेक्टेड है। इसमें करंट की दिशा हमें इस बार मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें करंट सोर्स कनेक्टेड है और उसकी दिशा ऊपर की ओर पहले से डिफाइंड है। ये करंट ऊपर की ओर जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट है स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होता है, हम KVL अप्लाई करते हैं, साथ में ओम्स लॉ भी अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेश 1 और मेश 2 के लिए क्या है, ये कॉमन ब्रांच है, उसमें करंट सोर्स है, तो इस कंडीशन में सुपर मेश बनता है। जैसे कि जो नोडल एनालिसिस था उसमें सुपर नोड बनता था। सुपर नोड क्या होता था, दो नोड का समूह होता था। वैसे ही यहाँ पर सुपर मेश बनेगा। तो सुपर मेश क्या हो जाएगा, दो मेश का समूह होगा। तो कौन कौन से मेश का समूह होगा, मेश 1 और मेश 2, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, एक सुपर मेश बनेगा। तो मेश एनालिसिस का स्टेप 2 अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रांच में, ये वाला जो ब्रांच है उसमें करंट कितना है, 6 एम्पियर है। तो इससे रिलेटेड एक इक्वेशन लिखेंगे, 6 = अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 6 एम्पियर करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। और अगर हम इस I2 को देखें तो I2 ऐसे फ्लो होके ऐसे, तो 6 एम्पियर जिधर फ्लो हो रही है I2 का डायरेक्शन भी उधर ही है ऐसे। तो यहाँ पर लिख देंगे +I2। अब जो I1 करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है, तो I1 का डायरेक्शन है वो 6 एम्पियर जो करंट सोर्स है उसके विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको -I1 लिखेंगे। ये इक्वेशन हम अपना हो गया 1। तो केस 2 में इस प्रकार का एक नया इक्वेशन मिलेगा। ये वाला इक्वेशन लिख लेने के बाद स्टेप 2 अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, जो ये वाला जो ब्रांच है
जो कॉमन ब्रांच है मेस 1 और मेस 2 के लिए जो कॉमन ब्रांच है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो उसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो कॉमन ब्रांच था उसको हमने हटा दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा लूप बन रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, सुपर मेश कहेंगे। ठीक है। तो जो सुपर मेश वाला कंडीशन रहेगा उसमें जो हम स्टेप 2 अप्लाई करेंगे वो सुपर मेश पर अप्लाई करेंगे। सुपर मेश पर केवीएल अप्लाई करने पर, केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सुपर मेश में कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके एक डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, इधर चल रहे हैं। यहाँ पर हम माइनस से प्लस में जाएंगे, तो क्या लिख देंगे, +20। आगे बढ़ते हैं इधर, तो यहाँ पर प्लस से माइनस में जाएंगे, माइनस में पहुँच रहे हैं तो क्या लिख देंगे, माइनस। तो स्टेप 1 में हमें यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू भी माननी थी, V1 V2 V3 ऐसा। तो हम कितने वोल्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, V1 को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, प्लस में पहुँचे हैं, नेक्स्ट क्या जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो माइनस में जाएंगे तो फिर क्या कर लेते थे, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। कितने वोल्टेज को क्रॉस किए, V2 को क्रॉस किए, V2 हो गए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं ऐसे, आगे बढ़ के हम फिर क्या जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, -V3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो हम क्या कर देंगे, इसको =0। अब हमें क्या करना है, V1 V2 और V3 का मान ओम्स लॉ से फाइंड करनी है। तो ओम्स लॉ से V1 का मान, V1 यहाँ पर है, यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा था, I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, I1 जो है, तो I1 फ्लो हो रहा है। 6 ओम का क्या है, रजिस्टर है, V1 है, तो V1 = 6I1 हो जाएगा। V2 का मान, ये V2 है, इसमें करंट ऐसे I2 फ्लो हो रही है, तो इससे I2 फ्लो हो रहा है, और 10 ओम का रजिस्टर है, तो V2 = 10I2। V3, ये V3 है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो V3 = 4I2। अब जो V1 V2 और V3 का मान मिला है उसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं। 20 V1 का मान 6I1, V2 का मान 10I2, V3 का मान 4I2 = 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, सुपर मेश के लिए मेश इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और I1 और I2 का मान आगे फाइंड करेंगे स्टेप 3 में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सुपर मेश वाले कंडीशन में मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज के सेशन में हमने मेश एनालिसिस ऐसे सर्किट पर अप्लाई किया जिसमें करंट सोर्स होता है। करंट सोर्स की पोजीशन के अनुसार हमने सर्किट के 2 केसेस देखे, केस 1 और केस 2। केस 1 में करंट सोर्स जो होता था वो केवल एक मेश पर कनेक्टेड होता था, जबकि जो केस 2 होता है उसमें जो करंट सोर्स है वो 2 मेश के बीच जो कॉमन ब्रांच रहता था उसमें कनेक्टेड रहता था। इन दोनों केसेस को हमने एग्जाम्पल की सहायता से भी समझा और उस पर मेश एनालिसिस अप्लाई करके मेश इक्वेशंस प्राप्त किए। जो प्राप्त मेश इक्वेशंस है उस पर स्टेप 3 आप अप्लाई करके I1 I2 या फिर जो भी है उसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि सुपर मेश कैसे बनता है और उस पर मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई किया जाता है। वैसे अगर हम रिवाइज करें तो सुपर मेश 2 मेश का कॉम्बिनेशन होता है और उस सुपर मेश पर ही हम क्या करते हैं, मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं और मेश इक्वेशन सुपर मेश के लिए प्राप्त करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।